चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। देखिए बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर अर्थ है। अब बच्चों, यहाँ पर ध्यान रहे कि मैं अभी अर्थ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई और हेवनली बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अर्थ को कंसिडर कर लिया है। और चलिए हम एक ऑब्जेक्ट को और लेट कर लेते हैं कि कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारे पास और है। और हम ये भी लेट कर लेते हैं कि अर्थ और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। अभी अर्थ का मास कितना होता है? वैसे तो आपको पता है कि अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है, काफी ज्यादा अमाउंट में है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसे कैपिटल एम मान लेता हूं। तो ध्यान रहे, मैंने अर्थ के मास को कैपिटल एम लेट कर लिया है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है छोटा वाला, उसका भी मैं एक मास मान लेता हूं, लेट स्मॉल एम। तो अभी बताओ, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम फॉर्मूला जानते हैं, F = कैपिटल G, और हमें दोनों के मास का प्रोडक्ट करना होगा। तो कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये जो अभी आपके सामने एक्सप्रेशन आ रहा है, F = कैपिटल G × कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ उस छोटे से ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वो छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगा रहा है। तो अभी यहां पर फोर्स तो सेम लगा रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पर, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट किसके केस में दिखेगा? जाहिर सी बात है, छोटे वाले ऑब्जेक्ट के केस में दिखेगा, क्योंकि उसका मास कम है। हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जब मास कम होता है तो एक्सीलरेशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इफेक्ट किसके केस में देखने को मिल रहा है? उस ऑब्जेक्ट के केस में। तो अभी हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि हमारी अर्थ ने इस छोटे से ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, तो आप क्या बोलेंगे? वही कैपिटल G × कैपिटल M × स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। और बच्चों, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अपनी अर्थ की ग्रेविटी बुलाएंगे। तो ध्यान रहे, ग्रेविटी एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहते हैं, लेकिन जब आप किसी हेवनली बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी के नाम से बुलाते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटी एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बस हम किसी हेवनली बॉडी की बात कर रहे हैं इस वक्त। अब बच्चों, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ साइज में बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरते गिरते इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। ये यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे नहीं आएगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इसे हम एक्सीलरेशन बुलाते हैं। इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन होने वाला है, और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट रूप से होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये छोटी सी बॉडी जो इस वक्त नीचे गिर रही है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रही है। और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? हमारे अर्थ की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है। तो इस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बुला सकते हैं। तो बच्चों, शायद आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमारी हेवनली बॉडी किसी दूसरी छोटी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वो बॉडी नीचे की तरफ गिरती है और लगातार एक कांस्टेंट रूप से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लग रहा है, जो कि एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से लगा है। इसलिए उस एक्सीलरेशन को हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुला दिया। और इस एक्सीलरेशन को बच्चों हम स्मॉल g सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको स्मॉल g लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह बच्चों, अगर मैं एक और केस कंसीडर करूं कि मान लेते हैं हमारे अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें, ऊपर की तरफ फेंकें, तो क्या होगा? तब भी तो हमारी अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है क्योंकि हमने उसको थ्रो किया है, लेकिन क्योंकि अर्थ उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड कम होने लगेगी। मतलब वो भी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, उसकी स्पीड लगातार कम होने लगेगी, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहां पर भी आपको एक तरीके से एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव टाइप का।
क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट रूप से डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है नेगेटिव टाइप का। तो बच्चों यहां पर ये जो हमने दो केस कंसीडर किए, एक जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा था और एक जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, इन दोनों सिचुएशन को हम फ्री फॉल सिचुएशन बुला सकते हैं, क्योंकि यहां पर केवल ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है और कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिर रहा है, अपने आप मतलब आपने ड्रॉप कर दिया होगा और वो नीचे फॉल डाउन कर रहा है, या आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है और आपको एक एक्सीलरेशन देखने को मिलता है। वो पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है, नेगेटिव टाइप का भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव टाइप का होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव टाइप का होगा। तो अभी चाहे एक्सीलरेशन पॉजिटिव टाइप का हो या नेगेटिव टाइप का, अगर केवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये काम हो रहा है, तो हम इस सिचुएशन को फ्री फॉल सिचुएशन के नाम से बुलाएंगे। अब बच्चों, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं। जी नाम से हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। अभी आपको पता है कि कैपिटल जी का मतलब तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों एक चीजें नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। वो रिलेशनशिप अब हम डिराइव करना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हम फिर से अपनी अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास कैपिटल एम है, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास स्मॉल एम है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि जो अर्थ का रेडियस है वो कैपिटल आर है, और अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। तो मुझे बताओ इस वक्त सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी। ध्यान रहे, यहाँ पर कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है, और जो स्मॉल डी है वो अर्थ के सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की दूरी है। तो दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी। अभी मैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो मुझे बताओ ये अर्थ हमारे इस छोटे से ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है? तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला तो जानते हैं, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन, अभी डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R प्लस स्मॉल d, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रहे कि जनरली ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के काफी पास में है, तो ये जो स्मॉल d डिस्टेंस हमने लेट की है ये बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस होगी। किसके सामने? हमारे अर्थ के रेडियस के सामने। अगर मैं अर्थ के रेडियस का कंपैरिजन स्मॉल डी से करूं तो अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, और ये स्मॉल डी कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम इस स्मॉल डी को इग्नोर कर सकते हैं। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी किसके इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा? कैपिटल आर के ही इक्वल मान लेते हैं। वैसे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी कैपिटल आर के इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम स्मॉल डी को बहुत कम अमाउंट में मान रहे हैं, ये बहुत छोटी डिस्टेंस मान रहे हैं, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल डी की जगह पर हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो अभी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो गया? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स हमारी अर्थ इस छोटे ऑब्जेक्ट पर लगा रही है वो फोर्स में न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग निकालना चाहता, तो कैसे निकालता? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये फोर्स हमारी अर्थ लगा रही है छोटे से ऑब्जेक्ट पर, तो हमें मास और एक्सीलरेशन किसका लेना होगा? इसी छोटे ऑब्जेक्ट का लेना होगा। तो अभी छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, और एक्सीलरेशन हम कौन सा मानेंगे? वही जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, जिसको हम स्मॉल जी लेट कर रहे हैं। तो बताओ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो गया? m इंटू स्मॉल जी। तो बच्चों हमारी अर्थ इस छोटे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रही है वो हमने दो तरीके से निकाला, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से निकाला और एक बार न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूले से निकाला। अभी आप फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? उसी फोर्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं। तो चलिए इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे आप देख पाएंगे कि LHS और RHS में स्मॉल m कॉमन है, तो उन दोनों को कट कर देते हैं। तो बताइए आपका एक्सप्रेशन क्या बचा रह गया? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों यही है रिलेशनशिप स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने के लिए हमें एक तो कैपिटल जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा, हमें उस बॉडी की मास की जरूरत होती है जो हेवनली बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम देखने को मिल रहा है, तो हम अर्थ का ही मास लेंगे, और अपॉन में क्या है? उसी हेवनली बॉडी का रेडियस, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस छोटे से ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका तो यहाँ पर मास है ही नहीं।
तो बोलो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है? हमारी हेवनली बॉडी के मास पर और उसके रेडियस पर। तो इससे बच्चों हमें एक चीज और पता चलती है कि अगर हमारे अर्थ के ऊपर मैं दो ऑब्जेक्ट रख दूं, एक 5 kg का और एक 100 kg का, और दोनों को सेम हाइट से मैं ड्रॉप करूं तो क्या होगा? दोनों के ऊपर हमारी अर्थ सेम टाइप का एसिलरेशन लगाएगी, क्योंकि एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे ड्रॉप होंगे, एक साथ, और सेम टाइम पर जमीन को हिट करेंगे। अब बच्चों अगर आप अर्थ के लिए एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यही फॉर्मूला यूज करिए, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप उसको पुट अप कर दीजिए। और अर्थ का मास आप जानते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg होता है। और अर्थ का रेडियस बच्चों वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं आपको बता देता हूँ, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। तो उसको भी आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.8। तो बच्चों ध्यान रहे, अर्थ की जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।